हमारी फिल्मों में नायक नायिका के साथ एक महत्वपूर्ण किरदार होता है खलनायक का। जी। और पहले तो फिल्में उनके बिना अधूरी मानी जाती थी। जी है हाँ। ना? और उनमें एक नाम जो खास मुझे बहुत प्रिय है, जिनका अभिनय, वो है जीवन साहब। जीवन साहब एक बहुत विशिष्ट किरदार के लिए हमारे जहन में चमकते हैं और वो हमारे पौराणिक किरदार हैं जिनकी हमारे शास्त्रों में व्याख्या की गई है। वो हैं देवर्षि नारद। और उन्होंने करीब 60 फिल्मों में नारद की भूमिका निभाई थी। इसीलिए तो मैंने कहा कि जीवन साहब का नाम ही ऐसा लगता है, देवर्षि नारद सामने आ गए हैं। एक दो बात और बताना चाहेंगे श्रोताओं को कि जीवन साहब श्रीनगर में पैदा हुए थे और घर से भागकर आए थे मुंबई में। 18 साल की उम्र में मुंबई चले आए और जब आए थे तो 26 रुपए मात्र उनकी जेब में थे। उन्होंने रिफ्लेक्टर बॉय के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। थोड़ा सा संघर्ष किया, लेकिन बाद में उनकी असली प्रतिभा रिफ्लेक्ट हुई और दर्शकों के सामने पहुंची। वो थी उनकी प्रतिभा अभिनय की। यूं तो जीवन साहब मशहूर थे जीवन नाम से, लेकिन उनका जो मूल नाम था वो था ओमकार नाथ धर। जी। तो हम अपने श्रोताओं को यहाँ ये भी बताते चले कि श्री ओमकार नाथ धर यानी जीवन साहब ने विविध भारती के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम रिकॉर्ड किया था और वो खास रिकॉर्डिंग हम संग्रहालय से लेकर आए हैं अपने श्रोताओं के लिए। आइए सुनते हैं उसके कुछ चुनिंदा अंश। नारायण नारायण कल्याण हो। मुझे याद है कॉलेज में छुट्टियों के दिन थे, बंबई नगरी देखने का विचार हो गया और सोचा कि फोटोग्राफी में थोड़ी सी और महारत पा जाऊं ताकि अगले बरस बीए पास करने के बाद कश्मीर में एक फोटो स्टूडियो चलाने में जरा और आसानी हो जाए। विधि का लेख अटल है, होनी बड़ी बलवान है। मेरे दोस्तों, आया तो था कैमरे के पीछे खड़ा होकर काम करने और पहुंच गया कैमरे के सामने। मतलब ये है कि फोटोग्राफर तो ना बन पाया, एक्टर जरूर बन गया। आप ही बतलाइए भगवान भोलेनाथ, संसार में अपनी बड़ाई के गुण कौन नहीं करता? सभी कहते हैं नारद। तो फिर अपनी बड़ाई करते हुए यदि मैं ये कह दूं कि भगवान भोलेनाथ कामदेव से हार गए थे, परंतु मैं ये कैसे हुआ, मैं मुख्तसरन आपको सुनाता हूँ। बंबई में मेरे बड़े भाई मरहूम डार कश्मीरी साहब रहा करते थे। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त और मेरे मोहतरम डीएन मधोक साहब से कहकर मुझे एक फिल्म कंपनी में फोटोग्राफी में और तजुर्बा हासिल करने की खातिर लगवा दिया। नई भाषा, नए नए लोग, स्टूडियो की हैरत अंगेज एटमॉस्फेयर, भाई मैं तो बुखला जैसा गया। दूसरी तरफ फोटोग्राफी का तजुर्बा जो मैं हासिल करना चाहता था, मैंने महसूस कर लिया कि ये कोई खाला जी का घर नहीं। उस स्टूडियो में दाखिल होने के 1.5 महीने बाद जब मेरे कॉलेज की छुट्टियों में सिर्फ 13 दिन बाकी रह गए, आखिरकार मुझे एक इम्पोर्टेंट काम मिल ही गया। ख्याल रहे इस बात का कि मैं अभी तक फोटोग्राफी सीखना तो दरकनार कैमरे को हाथ भी नहीं लगा सका था। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट काम था प्लाईवुड के 2 रिफ्लेक्टरों पर सिल्वर पेपर लगाकर उन्हें साये में सुखाना। हालांकि ये काम स्टूडियो के कुली सर अंजाम दिया करते थे, मगर मेरी खुशी और शौक पर गौर फरमाइए कि जल्द अपनी ड्यूटी को निभाने के इरादे से दोनों रिफ्लेक्टरों को छांव के बजाय मैंने धूप में ही टिका दिया। कंपनी के कंपाउंड में एक घना सा आम का पेड़ हुआ करता था। सिल्वर पेपर की चकाचौंध से बचने के लिए मैं उस तरफ चल दिया। वहां पहले से ही एक नई तैयार की जाने वाली फिल्म की टीम जमी हुई थी। सब के सब नए थे, बिल्कुल रंगरूट। मैंने सुन रखा था कि यूपी पंजाब के लड़के हैं और थोड़े ही दिनों पहले भर्ती हुए हैं। 2 या 4 लड़कियां भी थीं। सब लड़के पृथ्वीराज या इंडियन डॉगलस मास्टर विठल और लड़कियां बनना चाहती थी दुर्गा खोटे या कम से कम उमा शशि। वाह रे जमाने। कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी। मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। डायरेक्टर मोहन सिन्हा नए लड़कों को डायलॉग बुलवा रहे थे बारी बारी, तो पता चला कि रमेश नाम का रोल करने वाला लड़का आया ही नहीं। डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। वाह क्या समय था। किस्मत की राइफल मेरे भविष्य को बुल आई टारगेट बना रही थी और मैं कह रहा था, अजी मुझे एक्टिंग से क्या सरोकार, मैं तो टेक्निकल साइड का आदमी हूं। उधर भविष्य सुधारने के लिए डॉक्टर मोहन सिन्हा जिद किए जा रहे थे। खैर मैंने
स्कूल और कॉलेज के दिनों में शेक्सपियर के ड्रामे पढ़े हुए थे। इसके अलावा कॉलेज में बहुत से फंक्शनों के मौके पर जनाब आगा हशर और पंडित बेताब के खेल भी स्टेज पर करने में मैं हिस्सा ले चुका था। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बेताब जी की महाभारत में दुर्योधन चौसर में पांडवों को जीतकर कहता है ना, क्या कहता है? बहुत कुछ कर लिया राम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें अब पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। उधर धूप में रखे रिफ्लेक्टरों पर सूरज की किरणें अब तिरछी पड़ रही थी और मेरी दाईं आंख चकाचौंध चुंधिया रही थी। रंग जमता हुआ देखकर मैंने नाटक को जारी रखते और आवाज को पुरदर्द बनाकर आगा हशर साहब का नेक परवीन में से एक शेर कह डाला। वो है, अरे बेनवा उठ अपने शहीद अदा को देख, ओ बादशाह हुस्न भला हो गदा को देख, मेरी तमाम ख्वाहिशें दुनिया को छोड़कर अब सामने खड़ी हैं तेरे हाथ जोड़कर। ये कहते कहते मेरी दाईं आंख जो सब हाजिरीन को दिखाई दे रही थी जनाब, उससे तो मूसलाधार आंसू बह रहे थे क्योंकि रिफ्लेक्टरों की रोशनी अब काफी तेज हो चुकी थी। खत्म होते ही एक सन्नाटा सा छा गया और फिर वाह 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 की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे, बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। कहो दोस्तों है ना किस्मत का खेल, मैं एक्टर बना दिया गया। फिल्म थी फैशनेबल इंडिया 1936 की बेहतरीन तस्वीर। ये होता है विधि का लेख और भगवान की माया। आते हैं काशी से होकर, जाना है कैलाश रे, भर दे भगत मेरी खाली झोली, पूरन हो तेरी आस रे। आते हैं झोली खाली, दे दे तू कुछ दान, बैरागी की झोली खाली, दे दे तू कुछ दान, मेरी इच्छा थोड़ी भिक्षा, तेरी इच्छा महान, दानी के द्वारे करते हैं प्रभु जी सदा निवास रे, भर दे भगत मेरी खाली झोली, पूरन हो तेरी आस रे। आते हैं। मैं जब बाकायदा एक्टर बन गया तो उस वक्त मिस कज्जन और मास्टर निसार पुराने होने वाले थे। मिकनातीसी आंखों वाले चंद्रमोहन और छैल छबीले मोतीलाल के अरूज की पौ फूट रही थी। जाल सौदागर, बिल्ली मोरिया, गौहर और सलोचना अरूज की चोटी तक पहुंचकर फिसलने के सब सामान देख रहे थे। $1 मिलियन स्माइल वाला अशोक कुमार, चट्टान जैसे अटल भापा पृथ्वीराज और जेंटलमैन एक्टर जयराज खूबरू नौजवान हीरो बना करते थे। लीला चिटनिस, ललिता पवार और देवका रानी बन की चिड़ियां हीरोइनें बन बनकर तमाशाइयों की हालत खराब किए हुए थी। श्री केसी डे के जाओ जाओ ऐ मेरे साधु रहो गुरु के संग, इसके बावजूद भी फिल्म इंडस्ट्री अपनी मस्ताना चाल से आगे बढ़ रही थी क्योंकि यहां कोई किसी का गुरु नहीं। इसी सिलसिले में किसी ने कहा है, ये मैं खाना है जामे जम नहीं है, यहां कोई किसी से कम नहीं है। मेरी शक्ल सूरत तो आप जानते हैं, ऐन गैन सी है। कद्रदानों ने मुझे बना दिया विलन, बैड बॉय, खराब आदमी। टाइम की बात करो, बेकार बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। मेरी मजबूरी मुझे आपके पास ले आई है सेठ जी। मेरी बीवी को टीबी हो गया है, मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। मैं आपसे अपनी कुर्बानी की कीमत नहीं, अपने परिवार की जिंदगी की भीख मांग रहा हूँ। हाँ, भीख वर्ड हमको अच्छा नहीं लगता। देखो तुम एक यंग आदमी है, कुछ मेहनत करो, कुछ काम करो। दिन बीते जमाना और बदला।
पहली पर्दे की रौनक दोबाला हो गई जब दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, मीना कुमारी और फिर विजयंती माला ने बागडोर संभाली। और साथ ही साथ प्लेबैक सिस्टम यानी किराए की आवाज के साथ साथ होंठ हिलाकर गाना गाना। इसकी बदौलत रफी साहब, मुकेश और लता मंगेशकर ने इन सितारों के साथ 4-4 चांद लगा दिए। तोड़ दे पर्दे का चलन, आज की रात मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन, आज की रात दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन, आज की रात, आज की रात। दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अपने जमाने के अफलातून मास्टर शिराज और चंद्रराव कदम के साथ विलन, पृथ्वीराज के डॉक्टर दीपक में जेलर और जयराज के स्वामी में याकूब भाई की कंजूस मक्खी चूस बाप के बुढ़े रोल मैं उसी जमाने में कर चुका हूं। प्रेम अदीक, भारत भूषण मियां नजीर, वास्ती, पहाड़ी सान्याल, बेमिसाल गीता बाली, मधुबाला, सुरैया, लाजवाब नरगिस, मेरे नारद के भगवान त्रिलोक कपूर और माता पार्वती निरूपा राय के दौर से गुजरकर मैं मिस्टर जतेंद्र और राजेश खन्ना के साथ भी कुछ इसी तरह के किरदार में कर चुका हूं। गुलशन परस्त हूं, मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूं मैं। दिलीप कुमार से लेकर जॉनी वॉकर, सुनील दत्त से लेकर राजेंद्र नाथ और राजेंद्र कुमार से लेकर महमूद तक मैंने सबसे तलवारें लड़ाई और उनका फिल्मी बाप बनकर उनके दिलों में मोहब्बत के फूल भी खिलवाने की कोशिश की। इस बापबाजी के चक्कर में हीरो, हीरोइन, कॉमेडियन, यहां तक कि मैंने विलन लोगों को भी नहीं छोड़ा। फिल्म स्वामी में मरहूम याकूब भाई और एक पंजाबी फिल्म थी छई में मिस्टर प्राण भी मुझसे न बच सके। उभरते हुए नए फिल्मी बदमाश मिस्टर प्रेम चोपड़ा को मैंने अपना बेटा बनने का शर्फ अता किया। जमाने की रफ्तार को मीटर से नापते हुए मैं एक मिसाल पेश करता हूं, जरा सुनिए। आजमूदा और अपने टाइप की बेहतरीन एक्ट्रेस ललिता पवार के मुकाबले में मैंने 1937 में फिल्म राजकुमारी में विलन महामंत्री, सन 42 में फिल्म मामा जी में मैं उनका मामू, 55 में एस.एम. यूसुफ की फिल्म में ललिता बाई का नहायती नालायक और बेहुदा किस्म का बेटा, और फिर 65 में फिल्म फूल और पत्थर में मैं अंदर और माल बाहर, वही खामिन ललिता बाई का है। और फिर 67 में हाल ही में तैयार की जाने वाली फिल्म आबरू में फिर ललिता बाई का क्या बना, छोटा भाई, अफ्रीका रिटर्न, दरवाजा लाल। इसी तरह की फिल्मी रिश्तेदारी मेरी और फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ भी है। ऐसे भी रोल मैंने किए हैं जिनमें विलन ही कॉमेडियन होता। सोचिए कितना मुश्किल काम है कि एक तरफ तो आदमी अपनी हरकतों से दर्शकों के दिलों में नफरत पैदा करवाए और दूसरी तरफ अपनी बातों से उन्हें हंसाए। मजा तो ये है कि ये बेजोड़ मेल मैंने ही फिल्म मेला से शुरू किया है। मतलब ये कि रोटी भी मैं खोलूं, दरवाजा भी मैं पकाऊं। मेरे कमाल को हरगिज कोई जवाल नहीं, कमाल ये है कि मुझ में कोई कमाल नहीं। फिल्म लाइन के 30-32 साल के अरसे में
मैंने अब्दुल रहीम सैंडो से पहलवानी, लच्छू महाराज से डांस, उस्ताद लताफत हुसैन से गाना और श्री राम बाबू से वायलिन सीखने के शागिर्दी के गंडे बंधवाए, मगर ये शौक ही बनकर रह गए। मैं किसी भी असूल का पाबंद ना हो सका और ना शायद हो सकूंगा। शायद बाज़ दफे नौकरों ने ही कह दिया हो कि साहब कह रहे हैं, साहब घर में नहीं हैं। खैर, बारी बारी सब उस्ताद मुझे छोड़ गए। लोगों ने अगर बॉर्न आर्टिस्ट कहकर लपेट ना लिया होता तो मैं इस वक्त शायद कश्मीर में किसी फटीचर किस्म के फोटो स्टूडियो में मक्खियां मार रहा होता, या लोग मुझे मार रहे होते, कहते हयो ये कैसी फोटो बनाई, सूरत ही नहीं पहचानी जाती है। कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था। मैं कश्मीरी पंडित बिरादरी से ताल्लुक रखता हूं। महाराज अमर सिंह के राज में मेरे पिताजी वजीर वजारत के ओहदे पर तैनात थे और गिलगित के गवर्नर भी रह चुके थे। शायद कोई कह दे पिदरम सुल्तान बुद्ध, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे वालिद बुजुर्गवार बहुत समझदार किस्म के आदमी थे, बहुत ज्ञानी थे, और आदमी के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेरी तरफ ही देखिए, मुझे सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी भाषा आती है, मगर फिर भी मैंने पंजाबी, भोजपुरी और गुजराती फिल्मों में काम किया। अब मुझे इजाजत दीजिए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कमल जी, अब तो बस ऐसे महान कलाकारों की स्मृतियों के उजाले ही हमारे आसपास हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि विविध भारती के पास ऐसे महान कलाकारों के रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जो बाज वक्त हम अपने श्रोताओं को सुनवाते रहते हैं।